बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाना है। कि बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाना है। और तुम बन जाना इंजीनियर साहब, हमें तो फौज में जाना है। फौज में जाना है तो जाना है, ठीक है ना। अब वो समय आ गया है मेरे भाई। देखो अब भर्ती साल भर के बाद आएगी। आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। बस 20 से 25 दिन का टाइम आप लोगों के पास बचा है। आपका 22 अप्रैल से अग्निवीर का पेपर चालू हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना कि हमारे पास 22 अप्रैल तक का डेट है, नहीं मेरे भाई। पेपर से 5-6 दिन पहले ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जो कई साल से मेहनत किए रहते हो, कई साल से पढ़ाई किए रहते हो, याद किए रहते हो, तो टेंशन के मारे वो सब भूलने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जितने लोग तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों को अंदर से अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई फौजी बनने का सपना सबके बस का बात नहीं होता है। पेपर निकालना, दौड़ निकालना, मेडिकल निकालना, मतलब बहुत हार्ड प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है मेरे भाई। अगर दूसरा भर्ती देखोगे ना तो उसमें तो आराम से कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करोगे तो काम चल जाएगा, पेपर ऊपर निकालोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ दौड़ाई भी चाहिए, ठीक है ना। दिमाग के साथ साथ जिगर भी होना चाहिए। सबके बस का बात नहीं होता है वो वर्दी पहनना, ठीक है ना। वो AK-47 लेना, बहुत जो जिगर वाले होते हैं वही फौज का सपना देखते हैं। ऐसा नहीं है कि दौड़ थोड़ा पहले जैसा नहीं हो रहा है तो कोई भी दौड़ पास कर ले जाएगा, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई। क्योंकि मैं इस बार देखा था बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो दौड़ नहीं मार पाए थे। तो आप लोग शेर हो, ठीक है ना, और शेरों वाला तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। देखो मैं आप लोगों के सामने जितना भी ये 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, अब ऐसा समय आ गया है। जैसे देखो हम लोग किसी का भी तैयारी करते हैं ना तो 6 महीना पहले से हम लोग बस पढ़ाई करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट वोट नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही भर्ती का डेट नजदीक आ जाता है तो हम लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हर मतलब मान लो उस तरह से पढ़ाई करोगे तो चैप्टर वाइज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट में ना मतलब जिस टाइप के प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे हर चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलते हैं प्रैक्टिस सेट में, तो जैसे ही आप लोगों का पेपर का डेट नजदीक आ रहा है वैसे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। और देखो एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, कल मैं आप लोगों से बोला था कि जो आप लोगों का क्लास होगा, जैसे आज क्लास हो रहा है तो इसमें का 5 प्रश्न मैं अगले दिन लेकर आऊंगा। मैं बोला था कि आप सभी लोगों को 20 लोगों को कमेंट करना है, मैं ये बोला था। तो 20 लोग तो कमेंट कर दिए हो, लेकिन मेरे भाई आज पहलवान भाई टाइपिंग नहीं किया है, वो 5 गो एक्स्ट्रा प्रश्न अगले क्लास वाला तो खुद टाइपिंग करूंगा। अब नेक्स्ट अपने अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। पेन और कॉपी लेकर बैठना। साहब कमेंट किए थे कि अगर मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा तो क्या मेरा अग्निवीर का पेपर निकल जाएगा। तो ऐसा गलती किसी को भी नहीं करना है। अगर आप मैथ नहीं पढ़ोगे ना तो मेरे भाई भूल जाओ कि आपका अग्निवीर का पेपर निकल जाएगा। क्योंकि जीके जीएस तो कहीं से भी पूछ देता है, लेकिन मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, पिछले साल जिस टाइप के प्रश्न मैथ के बने थे ना, इस साल भी सेम उसी टाइप के प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे, बस वहां पर अंक चेंज रहेगा। और काफी सारा मैथ का ऐसा प्रश्न आएगा जो सेम अंक का रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग का अच्छा स्कोर मैथ कराएगा और रीजनिंग कराएगा। तो ऐसा गलती कोई भी नहीं करना। मैथ आप लोगों को पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, ठीक है ना। आपका जीके का सबसे पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा है। यहां पर प्रथम भारतीय महिला पूछा है, ठीक है ना। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कुमारी रीता फारिया और यहां पर दिया है कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर आपका बछेंद्री पाल हो जाएगा, ठीक है ना। बछेंद्री पाल इज राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका बछेंद्री पाल है। अब यहां पर दिया है संतोष यादव। तो संतोष यादव आप लोग ये नहीं जानना कि ये नाम लड़के का है, नहीं मेरे भाई, नाम लड़के का है और काम भी लड़कों वाला ही है, ठीक है ना। लेकिन ये महिला है। पूछ देता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला
महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? वो संतोष यादव है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? वो संतोष यादव है। अब कल्पना चावला दिया है, तो कल्पना चावला से रिलेटेड क्या पूछता है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये मतलब प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका कल्पना चावला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फटाक से इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से एक प्रश्न बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? यहां से एक प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है? अगले बार पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती, हुगली, गोदावरी और राप्ती। तो इसका राइट आंसर आपका हुगली हो जाएगा, ठीक है ना। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा है। और पूछ देगा कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? आपका अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती के किनारे बसा है। और पूछ देगा कि नासिक किस नदी के किनारे बसा है? क्या नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? अपना गोरखपुर, तो गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर राप्ती दिया है, कभी ताप्ती दे देता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। यहाँ राप्ती दिया है और ताप्ती दे देगा तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, दोनों समझ लो। अगर पूछ देगा कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है? आपका सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। और गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? आप भारतीय सेना का तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय सेना इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय सेना का तोपखाना आपका देवलाली में स्थित है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय सेना का तोपखाना देवलाली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैन्य अभ्यास से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जापान दिया है, अमेरिका दिया है, फ्रांस दिया है और रूस दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो याद कैसे करना है। यहाँ पर फ्रिंजेक्स दिया है, फ्रिंजेक्स देखो फ्रिंजेक्स जैसे लग रहा है कि फ्रांस बोला जा रहा है। फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस, एकदम नाम
एक जैसा है। अगर फ्रिंजेक्स बोलोगे और जापान बोलोगे तो समझ आएगा, नहीं आएगा। अगर फ्रिंजेक्स बोलोगे और अमेरिका बोलोगे मतलब बोलोगे तो कुछ आएगा, नहीं आएगा। लेकिन फ्रिंजेक्स और फ्रांस बोलो, देखो एक ही में नाम मिलजुल रहा है। तो जो युद्ध अभ्यास होता है ना, मैं बहुत बार देख चुका हूं, तो मतलब वो जैसे जिस राज्य के साथ हो रहा है ना, उस राज्य के नाम से थोड़ा बहुत मिलजुल रहा है। आप कोई भी युद्ध अभ्यास उठाकर देख लेना, ठीक है ना, चाहे जापान वाला उठाकर देख लेना, मतलब कोई भी उठाकर देख लेना, जो मतलब देश है ना, उस देश से जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम थोड़ा बहुत मिल रहा है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक प्रश्न पूछेगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो मेरा आवाज़ अगर धीमा सुनाई दे रहा होगा या मेरा बोलने का हुलिया चेंज हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना, क्योंकि पता है क्या हुआ है, मैं एक बार आप लोगों का पूरा क्लास करा दिया था, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग में नहीं चालू था। तो मेरे भाई मैं जाकर देखा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। 1 घंटा से बहुत ज़्यादा बोला हूँ, बहुत तेज़ बोला हूँ, पूरा एकदम जोश जुनून के साथ पहला बार बोला हूँ पूरा, लेकिन फिर जाकर देखा हूँ सारा चौपट था, सब कुछ चौपट था। फिर मैं सोने जा रहा था, फिर सोचा हूँ नहीं अभी रात हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रात हो गए हैं, सब लोग सो गए हैं, तो मैं सोचा हूँ नहीं आप लोग का क्लास कराना है, क्योंकि आप ही लोग बोल रहे हो कि सुबह में क्लास लाइए नीलेश भाई। अब आप लोग तो समझ नहीं रहे हो कि कैसे कैसे क्लास ला रहा हूँ। तो मेरे भाई बस यही सारा रीज़न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिकतम है। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। अब 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, तो उत्तर प्रदेश का पूछ देगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य होता है, ठीक है ना। साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता का मतलब होता है सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला राज्य। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, ठीक है ना। साक्षरता मतलब क्या होता है, साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा वाला राज्य, ठीक है ना। सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल है। और पूछ देगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखते भी जाना, ठीक है ना। मेरे राइटिंग पर नहीं जाना, लेकिन आप लोगों को लिखते जाना है। सबसे कम 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य बिहार है, लेकिन बिहार से सबसे ज़्यादा IAS PCS जाते हैं सब। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपका सितार हो गया, सरोद हो गया, शहनाई हो गया और संतूर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सितार हो जाएगा, ठीक है ना। विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो विलायत खां का संबंध आपका सितार से है। अब देखो आगे मैं लिखा हूं इंपॉर्टेंट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है कि पंडित रविशंकर है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। उमा शंकर मिश्र का संबंध किससे है, तो उमा शंकर मिश्र का संबंध सितार से है। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो स्टॉप करके लिख लो, ठीक है ना। और अगले क्लास जो मैं अगला क्लास कराऊंगा उसमें भी आप लोग लास्ट तक बने रहोगे। 50 प्रश्न के बाद ये एक बार और रिवीजन करा दूंगा, भले से आप लोग को याद है, आप लोग को रिवीजन करते रहना है, देखते रहना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। कलवरी, कामिनी, अप्सरा और साइरस है। तो इसका राइट आंसर आपका अप्सरा हो जाएगा, ठीक है ना। अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कानून और न्याय मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अब यहां से कौन सा प्रश्न बनता है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं और आप लोग अपने कॉपी में फटाक से लिख लो, ठीक है ना। यहां से आपका प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मैं बार बार रिवीजन कराते रहता हूं, ठीक है ना। जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं तो उन लोगों को इसका आंसर एकदम पता होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए यहां पर अभी आपका अपडेट का ऑप्शन आ गया। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से ये प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। पूछ देगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ये आप लोगों को चारों के चारों पता होना चाहिए। अगले बार जब मैं पेपर देने गया था तो ये वाला पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब नारा से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट करके मैं यहां पर दे दिया हूं, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, या आप वीडियो स्टॉप कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन इसको आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे, ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए, ठीक है ना। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए। उसके बाद से भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी दिए, और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी एक और नारा दिए, ठीक है ना। वो कौन सा नारा था? तो महात्मा गांधी जी का एक और नारा है हे राम करके, ठीक है ना। हे राम करके, हे राम, ये भी महात्मा गांधी जी का ही नारा है। आपका नेक्स्ट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को याद कर ही लेना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका नारा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका नारा है? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ठीक है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका नारा है? तो मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी देखो कुछ और नारे हैं जो इंपॉर्टेंट है। कल जब आप लोग का क्लास होगा 50 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, तो लास्ट में ये वाला भी मैं लेकर आऊंगा, एक बार और रिवीजन करा दूंगा। एक बार यहां देख लो, जब तक आप लोग को याद नहीं हो जाएगा तब तक मैं रिवीजन कराता रहूंगा। पूर्ण स्वराज किसका नारा है? पूर्ण स्वराज किसका नारा है? तो पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। वंदे मातरम किसका नारा है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नारा है, ठीक है ना। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। आपका नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये
किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, फुटबॉल से, पोलो से और हॉकी से। देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न बनते हैं, तो ये जो खेल वेल वाला है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि एकदम पूरा विस्तार से लाऊं और हर वीडियो में मतलब जो लोग 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो तो लगाएंगे ही, और जो लोग रुकेंगे जैसे 10 मिनट 15 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो दोबारा मैं रिवीजन करा दूंगा हर वीडियो में। ऐसा करूंगा तभी आप लोग फौजी बनोगे, तभी आप लोग इंडियन आर्मी का पेपर पास करोगे। देखो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो कल जो लोग 50 क्वेश्चन के बाद जुड़े रहेंगे ना, उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? आपका गोल्फ हो गया, फुटबॉल हो गया, पोलो हो गया और हॉकी हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका गोल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर गोल्फ हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बताया हूं? मैं आप लोगों को बताया हूं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं कि साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता क्या होता है। मेरे भाई लिंगानुपात ये होता है ना, एक लिंगानुपात आता है, एक साक्षरता आता है। जैसे जब लिंगानुपात का बात आ जाएगा तो इसको भी आप लोग समझ लो, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। आपका लिंगानुपात जब आ जाएगा ना तो ये होता है जैसे मतलब जैसे मान लो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात होता है। जैसे अपने भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार अपना भारत का लिंगानुपात है 1000 और 943 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है ना। ये होता है लिंगानुपात। मतलब 1000 पुरुष रहेंगे और महिला बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन पुरुष कितना रहेंगे? 1000 रहेंगे, ठीक है ना। तो वही आपका लिंगानुपात होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपका जो साक्षरता होता है ना, तो साक्षरता मतलब साक्षर मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा जो होते हैं सब, तो उसी को साक्षरता बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखो ये जो दिया है आपका असम दिया है ना, तो असम का राजधानी आपका दिसपुर हो जाएगा। असम का राजधानी दिसपुर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? ईटानगर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ ये बोला जा रहा है। पानीपत का तृतीय युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ। अब पूछ देगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ देगा, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ देगा। अच्छा ये पानीपत कहाँ पड़ता है? पानीपत कहाँ पड़ता है? किसको किसको पता है हमको कमेंट करके बताना, ठीक है ना। पानीपत कहाँ पड़ता है? पानीपत होता है। तो पानीपत कहाँ पड़ता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। पानीपत का आपका प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर और हेमू के बीच में हुआ, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर और हेमू के बीच में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। और पूछ देगा कि तराइन का युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191
1192 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पूछ देगा तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, ठीक है ना। जैसे तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। यहाँ से एक प्रश्न और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना का पुराना नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ना कर लेना है, नहीं यहाँ पर ना कर लेना है। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ, अवध और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है। जितना भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न मैं आप लोग को बताया हूं ना मेरे भाई, इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर दूसरा कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाएगा, वो आप लोग को पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का मैं यहां पर मतलब जैसे ला ही रहा हूं। आपका प्रश्न है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है। अभी 10 मार्च को रिलेशन का पेपर हुआ है, तो उसमें पूछा गया था कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए रजत क्रांति का संबंध किससे है। अभी आपका तिलहन दे दिया है, अंडा उत्पादन दे दिया है, झींगा उत्पादन दे दिया है, फसलों से संबंधित दे दिया है। तो आपका जो रजत क्रांति का संबंध है ना, वो आपका अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पूछ देगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध आपका, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। पूछ देगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपका किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध आपका, हरित क्रांति का संबंध फसलों से संबंधित है। फटाक से अपने कॉपी में लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, वीडियो रोको, जो मन करे वो करो, लेकिन इसको फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। अगले साल ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं भरोसा हो रहा है तो आप लोगों को करना क्या है, फटाक से प्ले स्टोर पर जाना है, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और जितना लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो, कोर्स ले लिए हो, वहां से पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे भाई पढ़ाई करते रहो। और जितने लोगों को प्रॉब्लम है मेरे भाई, मुझे पता है कब टाइम मिलता है, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे करके मुझे टाइम मिलता है। तो रात के टाइम मैं देखता हूँ जितने लोग का मैसेज आया रहता है, मतलब जब तक जैसे नींद नहीं लगता है तब तक मैं जितने लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है कर देता हूं जो प्रॉब्लम रहता है। तो और जिन लोगों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाता है तो फिर उन लोगों का नंबर लेकर, जो लोग एप्लीकेशन को बनाए हैं उन लोगों से मैं बातचीत करके मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूं। तो जितने लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है अच्छी बात है, और जितने लोग का नहीं हुआ है परेशान होने का जरूरत नहीं है, मैं इसी में लगा हूं मेरे भाई, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आप लोगों को इसको मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग से भी यूज करना है, कैसे करना है बता दे रहा हूं। देखो जितने लोग डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहां पर रजिस्टर पर जाओ, वहां से आप लोग अपना नाम ओम, अपना जिला का नाम ओम, पूरा स्टेट टू स्टेट ऐसे करके आप अपना एक नया आईडी पासवर्ड बनाओ। उसके बाद से लॉगिन हो जाओ। उसके बाद से जब अंदर आओगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका पेड कोर्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पेड कोर्स पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ सिर्फ मतलब यहाँ तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ अगर आप 99 रुपया परचेज कर दे रहे हो ना, 99 रुपया परचेज कर दे रहे हो, तो आर्मी का मतलब अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन और WMP पेपर के लिए जीके जीएस का आपका सिर्फ 99 रुपया में मतलब 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का PDF देखने को मिलेगा। सिर्फ PDF देखने को मिलेगा। आपको मेहनत करके वहां से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां वीडियो नहीं मिलेगा। 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिलेंगे। उसके बाद से 300 स्पेशल जीएस मिलेंगे, ठीक है ना, सामान्य विज्ञान का, जो इससे बाहर जीएस का प्रश्न नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अगर पढ़ोगे तो वो भी 1 लाइनर है। उसके बाद से टॉपिक वाइज पूरा जीके का प्रश्न देखने को
मिलेगा, टॉपिक वाइज पूरा जीके का प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर से आपका टॉपिक वाइज पूरा जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। टॉपिक वाइज पूरा जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का प्रश्न भी इसमें अभी 100 को डाला गया है और फिर से डाल दिया जाएगा पेड कोर्स वाले में। अब बात कर लेते हैं पेड टेस्ट का। अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो और टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो गलती कर रहे हो, मतलब पढ़ने के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मेरा मॉक टेस्ट पता है कितने का है? सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पूरे के पूरे 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे मेरे भाई। तो आप लोगों को ये पूरा मॉक टेस्ट लगाना है। अभी शायद 26 मॉक टेस्ट के आसपास में लाइव है और 4 मॉक टेस्ट बचा है तो वो भी बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ 49 रुपये में 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे और फ्री कंटेंट वाले में जब जाओगे यहाँ पर कोई भी पैसा वैसा नहीं पे करना है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब जीके जीएस का प्रश्न डाला गया है और जो आपका अभी ये क्लास चल रहा है इसका पूरा PDF आप लोगों को फ्री कंटेंट में ही देखने को मिलेगा। मैं 3-4 दिन से परेशान हुई इसको लेकर, जैसे मैं PDF भेज देता हूँ लेकिन वो लोग अपलोड नहीं करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ, कल भी मैं उनसे बोला था, अभी मैं देख रहा हूँ वो अपलोड किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। और बाकी ये प्रीवियस ईयर वाला जो है तो अगले साल जो पेपर में पूछे गए थे उसका पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर वाले में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका भी कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग यहाँ से प्रीवियस ईयर वाले से और फ्री कंटेंट वाले से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ से नहीं आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, आपको खुद मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कुछ रीजन है इसलिए आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न है कि चेचक किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, वायरस और कवक है। तो इसका राइट आंसर आपका विषाणु हो जाएगा। चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है, चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन और नियान है। तो इसका राइट आंसर आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है ना। लिथियम आवारा तत्व बोला है, आवारा तत्व आपका लिथियम नहीं होगा, ठीक है ना। आवारा तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। आवारा तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये जो हीलियम है ना, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम और नाइट्रोजन दोनों देता है, ठीक है ना। गूगल सर्च करोगे तो नाइट्रोजन देगा और किताब में हीलियम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। रात्रि में तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो रात्रि में तारों का टिमटिमाने का अपवर्तन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन और रांटजन। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन इज राइट आंसर। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, ये मैं आप लोगों को बताया हूं, ठीक है ना। आपका पूछ देगा कि जल में कौन कौन सा घुलनशील विटामिन है। तो आपका जल में विटामिन बी और विटामिन सी है, ठीक है ना। जब जल में पूछेगा तो विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वसा में पूछा गया है तो वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो कीड़ा, इसको कीड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। KEDA, ये ट्रिक होता है कीड़ा का, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है और वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो वसा में आपका विटामिन KEDA घुलनशील होता है और जल में आपका विटामिन बी और सी घुलनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि LPG गैस सिलेंडर में भरा जाता है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और नाइट्रोजन है। तो LPG सिलेंडर में क्या भरा जाता है? इसका राइट आंसर आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। LPG सिलेंडर में क्या भरा जाता है? तो ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? छोटी आंत, बड़ी आंत, त्वचा और हृदय। तो इसका राइट आंसर आपका त्वचा हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है? आंत, हृदय, श्वास नली और फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर आपका श्वास नली हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है? तो श्वास नली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। जूलॉजी, फाइकोलॉजी, एथोलॉजी और बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव जंतुओं का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। जीव जंतुओं का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या है? ओम, केल्विन, वाट और जूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लो। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है ना। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? मेंडल ने, एडवर्ड जेनर ने, फंक ने, लुई पास्चर ने। तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था, ठीक है ना। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल को शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। जल को शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रतौंधी, स्कर्वी और रिकेटस है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, ठीक है ना। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं, जो हमारे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का जो चौथा वाला मॉक टेस्ट है, तो उसी का आज पूरा का पूरा यहाँ सॉल्यूशन होगा। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो वो लोग देख भी लेंगे कि हमारे एप्लीकेशन में कैसा मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, आप लोगों का नीलेश डिफेंस कैरियर में स्वागत है। जिन भाइयों ने नीलेश डिफेंस कैरियर ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज किया है, उसके लिए यह बिल्कुल फ्री क्लासेज है। टेस्ट नंबर देख लीजिएगा, वीडियो 1, 2 और 3 करा दिए हैं। आज 4 नंबर करा रहे हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। और किस में पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज कर लिए यह कोई यह हमारा क्या है? स्टेशन है, ठीक। अब इसको ये ट्रेन क्या कर रही है? या ये समझ लीजिए ट्रेन की डब्बा है या पटरी है, जो भी समझ लीजिए। अब इसको पार करेगी, तो जब भी पार करेगी तो है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई। तो इसके लिए सूत्र यही बना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। ये तो हमारा फॉर्मूला है जो बेसिक है।
लेकिन इसमें क्या करा, 200 मीटर लंबे रेलगाड़ी है, तो यह हमारा 200 मीटर दे दिया है। फिर कह रहा है 220 मीटर प्लेटफार्म, 220 मीटर प्लेटफार्म को पार कर रहा है ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चाल इज इक्वल टू दूरी, क्या लिखेंगे पहले 200 ट्रेन की चाल, फिर प्लेटफार्म की लंबाई, और ये दोनों मीटर में है तो मीटर, समय कितना है 21 सेकेंड, तो यह सेकेंड। अब इसको जोड़े तो कितना हो गया 420 मीटर प्रति या बट्टे 21 सेकेंड। तो 21 दूना कितना हो गया 42, तो यह हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए, जो भी आंसर दिया सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसको करने के लिए किलोमीटर 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। तो यहाँ से कर दीजिए 5 चौको 20, 18 दूना 36, 18 से 54, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, या डी। क्लियर, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसके लौसा 420 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका एक कंसेप्ट बता रहे हैं, सीख लीजिए। LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। यह हमारा क्या है, अनुपात है, रेशियो है। क्या है, रेशियो कहिए या अनुपात कहिए, यह हमारा अनुपात दिया हुआ अनुपात है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना दिया है 420, HCF नहीं पता है, अनुपात दिया है कितना दिया है 3/4 का। तो बाबू 3/4 है, तो ये सब गुणे के रूप में, गुणा रूप कहाँ सब इसके नीचे आते हैं। तो हम लिख सकते हैं 420 गुणे 3/4 बराबर HCF। तो देखिए हम कहा कि ये 4 3 से काट दे रहे हैं। तो देखिए 3 एक नम 3, एक इसे दिया 12, 3 चौको 12 और 0। ठीक, 4 से काटे तो कितना हो गया 4 3 12, 2 20, 4 5 20। तो HCF कितना आ गया 35। तो अब संख्या पूछ रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 4 है, यही ना 4। तब लिखेंगे बड़ी संख्या मतलब दूसरी संख्या है, तो लिखेंगे 4 गुणे HCF। तो लिखेंगे 4 गुणे HCF। HCF कितना है बाबू 35। तब 35 चौको 140। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बी। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा देखिए, कर राम ने 648 रुपए में एक वस्तु को बेच रहा है, तो क्या दिया है विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य 648 रुपया ये दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस R। यही फार्मूला है, सीधा सीधा हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है 648 इंटू 100/100 प्लस 20, यही ना 20। तो कितना हो जाएगा 120। ठीक, तो क्या करें, यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया। अब 12 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60, कितना बचा 4 48, 12 चौको 48 और यहाँ एक 10 बचा है तो 0। तो क्या हो गया 540 रुपये हमारा आंसर हो गया। और 540 कौन सा दिख रहा है, एकदम पहला आंसर दिख रहा है, तो 540 रुपये।
क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और नहीं तो सबसे अच्छा है पेन कापी लेकर बैठिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, 820 भागा 840 भागा 120 प्लस 180 भागा 3। तो सबसे पहले इसका भी बदमाश रूल से चलेंगे, तो पहले हम भाग करेंगे। तो इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं 840 भागा को 120 लिख सकते हैं बट्टे में, प्लस है तो प्लस 180 बट्टे 3। यहाँ 0 से 0 कट गया, और 12 सत्ते 84 प्लस 3 छके 18 60, तो 60 और 3 कितना 7 हो गया 67। ठीक, तो 67 हमारा पहला नंबर मिला। क्लियर? नोट करते रहिए। आगे देखिए, कह रहा है 40 52 54 नहीं है 24 रहेगा। कितना होगा 24, या ऐसे होगा 40 52 24 का घनमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घन संख्या के घनमूल पूछ रहा है। तो इसमें यहाँ पे ऐसे 3 होगा, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल है। यदि लास्ट में इकाई अंक 4 है तो 4 का 4 ही आता है, तो 3 अंक यहाँ से कट गया। ठीक, अब ये देखेंगे किसके वर्ग के पास है, तो 7 के वर्ग के पास है तो 7 लिख लिए, और वह 4 है तो 4। इस तरह से 74 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब देखिए, कर एक विद्यार्थी परीक्षा में 25 में से 22 अंक अर्जित कर लेता है। 25 में से कितना कर रहा है? 22 अंक अर्जित कर लिया, तो 22 अंक अर्जित करवा दिए। कितना में से? 25 में से। प्रतिशत निकालना है तो 100 का हम गुणा कर दिए। ठीक है, 25 चौको 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 88% सीधा सीधा ये तो आ गया। ठीक, ये तो हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं निकालते रहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 58-32 रुपये हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अच्छा 8% दिया है, देखिए 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 8/100। और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यदि 2/25, यही ना। अब 25 से कितना होगा? 27, 2 जुटेगा तो पहले साल 25 से क्या हो गया हमारा? 27 हो रहा है। ठीक, फिर 25 से कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 25 का वर्ग कितना होता है? 625, और 27 का वर्ग 729, यही होगा ना। तो यह हमारा क्या है? P है, और ये हमारा मिश्रधन है। अब इसमें क्या करेंगे? हमारा मिश्रधन दे दिया है, कितना दे दिया है? 729 रेशियो बराबर 58/32, तो A के रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, या 27 × 27 लिख लें तभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काटने में हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 5 8 3 2 बटे है 27 का वर्ग है ना, 27 × 27 लिख दीजिए, काटने में हमारी आसानी हो जाएगी। इसे क्या करें? 27 3 से काट रहे हैं, 3 नवा 27, 3 से इसको काटे तो 3 एकर नम 3, बचा के ना 2 28, 3 नवा 27, 1 13, 3 चौको 12, 3 चौको 12। फिर 9 से काट दिए, 9 दूना 18, कितना बचा इसके पास? 1, इसे दे दिया तो 14, 9 एकर नम 9, 5 54, 9 छके 54। फिर इसको काटे 9 से, 9 3 27, इसको 9 से काटे तो 9 दूना 18, बचा के ना 3 36, 9 चौको 36, 8 3 24। तो हम यह कह सकते हैं कि उसके 8 गुना है, तो हमारा मूलधन भी कितना हो जाएगा? 625 न होकर इसके 8 गुना हो जाएगा। 8 से गुणा कर दिए तो 8 × 5 = 40 के शून्ना हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के शून्ना हासिल 2, 8 × 6 = 48 और 2 50, तो 5000 हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है।
ठीक है, हाई आप लोग काट के दिखाए हैं, नहीं तो हमको तो वैसे भी पता था कि 8 गुना है। ठीक है, तो आप लोग काटना सीख लीजिए, काटते रहिए। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 8 नंबर कर है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 175 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, देखिए 175 है ना बाबू, कौन संख्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, तो 5 घटाएं तो कितना हुआ 170। ये पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल नहीं है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। फिर कितना दिया है, 175 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया 172, ये भी नहीं पूर्ण वर्ग है तो ये भी नहीं होगा। 175 में से क्या करिए 7 घटाएं तो 15 में से 7 घटा 8 और क्या बचा यहाँ 6, तो 168, ये भी नहीं है। 175 में से क्या करें 6 घटा दिए तो कितना बचा, 15 में से 6 घटा 9 और यहाँ कितना बचा 6, 169 वर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया 6। 169 13 का स्क्वायर है कि नहीं, तो आराम से आ गया 6। कर एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 225 हो तो 55 हो तो लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ लड़कों रहेगा, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या 30% बचा। जैसे कि मान लीजिए 100% है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिला के हैं, तो 30% क्या हो गई हमारी गर्ल हो गई और 70% तो ये बॉयज दिया ही है, बॉय हो गए। तो अब कह रहा है लड़कियों की संख्या कितना है 30% बराबर दिया है 255, तो 1% निकालेंगे तो 255/30। अब 3 से काट दिया तो कितना हो गया 8 3 के 24 के 4 हासिल 1 उसे दिया तो कितना हो गया 15, 3 बचे 15 और 1 दशमलव लगा देंगे तो 1% बराबर हो गया 8, 85/10 लिख दिया, दशमलव लगा भी सकते हैं, 8.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि 100% निकालना है तो 100% निकाल लेंगे, इसमें 100 का गुणा। हमें 70% निकालना है लड़कों की संख्या, तो क्या लिखेंगे, इधर भी कर लेंगे 70% बराबर 85/100 गुणे 70। 0 से 10 है 10, 0 से 0 कट गया तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 8 7 56, 56 3 59, तो यहां से आ गया 595, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कर यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 100% होगा कि 50 होगा कि 125 होगा कि 75। तो इसके लिए एक आप लोग को सूत्र बताए थे कि +- x +- y +-xy/100, यह सूत्र बताया था आप लोगों को। तो इसी पर रख लीजिए, प्लस क्या कहता है वृद्धि कहता है, तो 50% की वृद्धि हुई तो 50% प्लस, फिर चौड़ाई में भी हो रहा है तो 50%, ये भी प्लस 50 गुणे 50/100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 50 कितना हो गया 100% प्लस 5 5 25%, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 125%। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिख रहा है, सी। क्लियर। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का परिमाप 40 मीटर है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बाबू। देखिए परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 भुजा, तो 4a बराबर हमारा कितना दे दिया 40 दे दिया है, तो 0a बराबर कितना बचा 10 मीटर। ठीक, अब हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो
तो एरिया बराबर हो गया 10 गुणे 10। 10 का 10 में गुणा किया तो कितना हो गया 100। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो 100 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है। देखिए कह रहा है 2 दर्जन केलों की कीमत 60 रुपया है। देखिए 2 दर्जन बराबर 60 रुपया, तो 1 दर्जन बराबर कितना 30 रुपया है। 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा 1 दर्जन बराबर हो गया। अब हमसे कह रहे हैं 120 किलो की कीमत, 120 किलो में कितना दर्जन है 10 दर्जन। तो अब यहाँ क्या करेंगे 120 किलो को दर्जन में केले को दर्जन में बदलेंगे तो क्या करेंगे 12 का भाग कर देंगे, तो लिखेंगे 10 दर्जन बराबर 30 गुणे 10, ये हो गया रुपए। दर्जन 10 गुणे दर्जन को 12 को लिख सकते हैं तो कितना हो गया 120 केले हो गए, ठीक। और कितना पैसा हो रहा है 300 रुपया। क्लियर, नोट कीजिए। अब कह रहा है 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत पूछ रहा है तो देख रहे हैं संख्या कितनी है 5, तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, बीच वाला यही औसत हो गया 30, ठीक। और ऑप्शन में दिख रहा है यह ऑप्शन नंबर सी। जब भी देखिए विषम रहेगा तो क्या करेंगे 2 इधर से छोड़ के हम बीच वाला कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से पहला 60% मत प्राप्त करता है करके 240 मतों से जीत गया, तो चुनाव के मत थे। अच्छा ये बताइए कोई भी चुनाव होगा तो उसमें 100% वोट होंगे, तो एक टीम जीता है जिसने 60% पाया है, एक टीम जो हारा है तो वह 40% पाएगा। लेकिन इस वाले से यह कितना अधिक पाया है 20%। ये तो हम प्रतिशत निकाले, लेकिन कितना वोट अधिक पा रहा है 240 वोट अधिक पा रहा है, तो 0 से 0 कट गया, ठीक। अब 1 से इसको काटे तो कितना हो गया 12। 1% बराबर कितना हो गया 12 वोट हो रहा है। तो हमसे कह रहा है कुल मत, कुल हमारा 100 है तो 100 का इधर गुणा कर दिए, 100% इधर 12 में 100 का गुणा कर दिए तो 100, तो क्या हो गया 1200। 1200 हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। कह रहा है 18, 45 और 72 का मौसम पूछ रहा है बाबू ना, तो लिख दिया 18, 45 और 72। ऐसी संख्या चूज कीजिए जिससे तीनों कट जाए। तो तीनों ऐसी संख्या किससे है 3 है, 3 से हम काटे हैं तो 3 छके 18, 3 एक नम 3, 1 15, 3 5 15 और 3 दूना 6, अब बचा कितना 1, 3 चौको 12। अब देख रहे हैं फिर 3 से कट जा रहा है तो 3 दूना 6, 3 5 15, 8 3 24। तो यह हमारा क्या हो गया HCF 3 गुणे 3, 3 3 9। तो ये ऑप्शन नंबर सी। क्यों इसके आगे नहीं बढ़ा, आगे देखिए या 2 से कटेगा 8 कटेगा, लेकिन यह नहीं कटा है तो HCF में नहीं आएगा, फिर LCM निकालना पड़ेगा। तो HCF जहाँ तक काटते हैं जहाँ सभी संख्या सेम संख्या से कटती चली जाए, तो HCF हमारा 9 हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज का 4 नंबर खत्म हो गया, ठीक है। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन होगा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, सबका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद भाइयों। आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है और यहाँ 46वां प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर दिया है A3 दिया है, B5 दिया है, C7, D9 और G15 दिया है। तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। A यहाँ पर दिया है, फिर B दिया है, फिर C दिया है,
फिर डी दिया है तो आगे ई हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एफ हो जाएगा। अब भाई जो नंबरवा दिया है इसको भी देख लेते हैं। 3 है, 3 पर से 5 है, 5 पर से 7 है, 7 पर से 9 है तो 9 पर से 11 हो जाएगा, उसके बाद से 11 पर से आपका 13 हो जाएगा। सही है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कहाँ दिया है ई 11 और यहाँ पर इसको 13 बना लो। ठीक है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ई 11 एफ 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1, 3, 6, 10, 21 बीच की संख्या बताओ। तो इसके बीच की संख्या क्या है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ 1 से 3 कर दिया है, 1 से 3 कर दिया है। देखो तरीका इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बस आप लोगों का संख्या चेंज हो सकता है। आपका 1 और 3 के बीच में कितना फर्क रहेगा, तो मतलब -2, जैसे 1 में कितना जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में कितना जोड़ोगे कि 6 हो जाएगा, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया है, तो आगे 5 जोड़ देते हैं। अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 15 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ तक 5 जोड़ दिए हैं तो आगे 6 जोड़ेंगे, तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा और 15 आपका यहाँ पर दिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सचिन पूरब की ओर 100 मीटर चला, तो अभी सचिनवा को पूरब की ओर 100 मीटर चला रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद बोला इसके बाद वह बाएं मुड़ा। बाएं दाएं का बड़ा खेल होता है। ठीक है ना, बाएं मतलब लेफ्ट होता है, दाएं मतलब राइट होता है। बाएं मुड़कर 50 मीटर चला और उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और अब बोला कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बोला था, आप लोग को ये तो पता ही होगा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, उत्तर से राइट में आपका पूरब होता है और लेफ्ट में आपका पश्चिम होता है। तो मैं आप लोगों से बोला था ऐसे लिख देना है, उत्तर, उसके बाद से पूरब, उसके बाद से दक्षिण, उसके बाद से पश्चिम। ठीक है ना, इधर से क्लॉकवाइज जिधर से घड़ी चलती है उधर से आप लोग को लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सचिनवा पूरब की ओर 100 मीटर चला। ठीक है ना, किधर, पूरब की ओर 100 मीटर चला, ये आपका पूरब है, तो पूरब की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद बाएं मुड़ा। अब पूरब से बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा। ठीक है ना, बाएं मुड़ा और बोल रहा है कि 50 मीटर चला, तो यहाँ पर आपका 50 मीटर हो जाएगा। और बोला कि उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, उसके बाद बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ा, यहाँ से फिर बाएं मुड़ गया। ठीक है ना, जब बाएं मुड़ गया तो यहाँ पर आ गया, सचिनवा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। बोल रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है कि पश्चिम की ओर है। कहाँ है, पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस तरह से तो आप लोग एकदम आसानी से लगा लोगे। एक तरीका और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को सब कुछ सीखते हुए चलना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका दूसरा तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया कि सचिन पूरब की ओर 100 मीटर चला। आपका पता है कि आपको ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। तो बोला है कि सचिन पूरब की ओर 100 मीटर चला, मतलब यहाँ सचिन है और ये पूरब है, तो 100 मीटर पूरब की ओर चला। इसके बाद बाएं मुड़ा, तो ये बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से बोला कि 50 मीटर चला, तो बाएं 50 मीटर चला, फिर बोला कि उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, तो फिर इधर मुड़ जाएगा। अब बोल रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो इधर जा रहा है, इधर मुंह करके खड़ा है, तो इधर पश्चिमी न होता है, तो आपका पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है SED, मतलब आपका कुछ अंक दिया है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले इस सवाल को लगा लो, उसके बाद से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर यस दिया है, यस 19 नंबर पर आता है, आपका ई 5 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है। ठीक है ना, उसी तरह से आगे आपका दिया है टी मतलब 20 नंबर पर आता है और ई आपका 5 नंबर पर आता है। फिर एफ आपका कितना नंबर पर आता है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है। उसी तरह से आगे दिया है आपका यू 21 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है और एच आपका 8 नंबर पर आता है। तो क्या देखने को मिल रहा है, 19, 20, 21, तो आगे यहाँ पर 22 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है,
22 नंबर पर आपका भी आता है, ठीक है ना, 22 नंबर पर भी आता है। अब आगे कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, जब भी आता है तो एक के ऑप्शन में भी है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न है, तो ये आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को करना है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप लोग के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और अगले वीडियो का इंतजार करना। जय हिंद, वंदे मातरम।